बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव, MPPET का प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आया हूं। बच्चों प्रैक्टिस टेस्ट में हम आपको जो क्वेश्चन कराएंगे एनिमल से भी होंगे, क्रॉप प्रोडक्शन से भी हो। आप कितना कर पाते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ बच्चों, MPPET का फॉर्म अभी तक नहीं आया है, फॉर्म आने वाले हैं। और एग्ज़ाम जो है आगे जा सकता है, अक्टूबर की जगह एग्ज़ाम दिसंबर में जाएगा यहाँ तक है, क्योंकि अभी तक फॉर्म नहीं आया है। पूरा सेशन लेट हो गया है, बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है बच्चों में भी। और क्योंकि अभी तक नहीं आ रहा है तो मतलब कब आएगा, इतना समय हो गया है, पूरा कैलेंडर आने के बाद भी उन्होंने जारी नहीं किया है फॉर्म, तो बड़ी समस्या हो गई है। अभी देखते हैं कब तक फॉर्म आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हाँ दूसरा एग्ज़ाम मुझे लगता है दिसंबर से पहले हो, दिसंबर तक एग्ज़ाम हो। सेशन पूरा लेट हो चुका है, कैसे वो करेंगे, कैसी यूनिवर्सिटी वाले करेंगे, एक दिखने वाली बात होगी। अभी तो कुछ कह नहीं सकता, अभी तो सिर्फ आप तैयारी में लग रहे हैं। फॉर्म जरूर लाएंगे, ये आप ध्यान रखें। तैयारी अपनी कमज़ोर ना करें, पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ें, और ठीक है ना, बिल्कुल कमज़ोर ना पड़ा, मेहनत करते रहें। ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग लगा लेते हैं। कितना हम इसमें से कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है, नवीन किस्म है। नवीन किसकी किस्म है बच्चों, आपको बताना है। मूंग की है, मोट की, उड़द की या अरहर की। तो बच्चों नवीन किसकी एक महत्वपूर्ण वैरायटी है, ध्यान रखना। नवीन आपकी उड़द की महत्वपूर्ण वैरायटी, किसकी, उड़द की। आगे बात करें, माल्टा में रस की मात्रा होती है। माल्टा एक फल होता है, सब लोग जानते हैं, और इसमें जो रस की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 25%, बी है 33 से 45%, सी 50%, डी है 60%। तो बच्चों आपको बताना है माल्टा में रस की मात्रा कितनी होती है, 25, 33 से 45, 50 या 60%। तो माल्टा में बच्चों बताइए आप लोग कितने प्रतिशत रस की मात्रा होती है। जी हाँ बच्चों, 33 से 45% इसमें रस की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक इथिलीन उत्पादन दर किसकी होती है। इथिलीन आपको पता है एक हार्मोन्स भी होता है और फल पकाने वाली गैस भी इसको बोला जाता है। तो बच्चों इथिलीन उत्पादन दर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आपको ही बताना है। अमरूद में, हरे पत्ते वाली सब्जियों में, तरबूज में या सेब में। बच्चों आपको बताना है इथिलीन उत्पादन दर सर्वाधिक किसकी होती है। तो याद रहे इथिलीन उत्पादन दर सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है आपकी सेब यानी एप्पल की। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों किन्नू, सब लोग जानते हैं। किन्नू संकरण किसका है, सिट्रस नोबिलिस सिट्रस डेलिशियस का, सिट्रस डेलिशियट इंटू सिट्रस नोबिलिस का, सिट्रस लेमन या सिट्रस डेलिशियस, सिट्रस ओरेंटिफोलिया या सिट्रस डेलिशियस। तो बच्चों किसका संकरण है, क्योंकि आपने पढ़ा है किन्नू किसका संकरण है। तो बच्चों किन्नू जो संकरण वो याद रखना, ये आपका सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिशियस, यानी आपने पढ़ा है बिल्लो लीफ जो आपका है वो, और आपका किन्नू इसका है आपका जो संकरण है वो विशेष ज़्यादा है। साइंटिफिक नाम दे रखें, वैज्ञानिक नाम आपको थोड़ा सा याद बनाए रखें। आगे बात करते हैं, पार्थेनोकार्पिक बीज रहित फल तैयार करने के काम में लिया जाता है। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पार्थेनोकार्पिक बीज रहित फल तैयार करने के काम में लेते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ABA या साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन बोलते हैं इसको बी को, और आपका दूसरा थोड़ा सा ठीक है ना, तो जिब्रेलिन, ABA या साइटोकाइनिन। तो बच्चों याद रहे आपको पार्थेनोकार्पिक बीज रहित फल तैयार जो किए जाते हैं वो किससे किए जाते हैं, ध्यान रखना, वो ऑक्सिन से तैयार किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं, ऑक्सिन से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें भूरा सड़न रोग किसके कारण होता है। भूरा सड़न रोग किसके कारण होता है, बोरोन की अधिकता के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण, सी है उपरोक्त सभी के कारण, और डी है बोरोन की कमी के कारण। तो याद रहे ब्राउन स्पॉट या भूरा सड़न जो होता है ना वो आपको किसी कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण ये रोग होता है। आगे बात करें, ग्रीष्मकालीन भिंडी की उपज कितनी होती है। ग्रीष्मकालीन भिंडी की उपज कितनी होती है, 60 से 65 कुंटल पर हेक्टेयर, 90 से 120 कुंटल पर हेक्टेयर, 120 से 200 कुंटल पर हेक्टेयर या 300 कुंटल पर हेक्टेयर। तो याद रखें ग्रीष्मकालीन भिंडी की जो उपज, मतलब आपकी जो गर्मियों में भिंडी उगाई जाती है उस समय आपकी बीज दर कितनी होती है, ये तो आपको मालूम ही होगा बीज दर, है ना। इसके बीज दर के बाद आपकी जो उपज पूछी जाती है विशेष याद रखना, जो उपज होती है कई बार पूछा गया प्रश्न है 60 से 65 कुंटल पर हेक्टेयर होती है।
नेक्स्ट है बच्चों, गुलाब में नीला रंग किसके कारण होता है? जी हाँ बच्चों, गुलाब का नीला रंग, आपने सोचा गुलाब तो सर गुलाबी होता है, लेकिन नहीं बच्चों, कई बार आपने देखा हो बहुत सारी बेटे वाइट भी होती हैं, नीली भी होती हैं, है ना। तो ये क्यों होती हैं? गुलाब का नीला रंग एंथोसायनिन के कारण, बी है डैफोडिल के कारण, सी है उपरोक्त दोनों के कारण, और डी है ज़ैंथोफिल के कारण। तो याद रहे, गुलाब का जो नीला रंग होता है वो डैफोडिल के कारण होता है। आजकल नीला गुलाब भी मार्केट में चलने लग गया है। रजनीगंधा का कुल कौन सा है? जी हाँ, रजनीगंधा एक बागबानी वाला फूल वाला पौधा है, और इसका कुल कौन सा है आपको बताना है। ए कंपोजिटी, बी है एलिएसी, सी है रोजेसी, डी है इरिडेसी। तो बच्चों रजनीगंधा का कुल आपको बताना है, और रजनीगंधा का जो कुल है वो है बच्चों आपका एलिएसी। कौन सा है आपका? एलिएसी। ये याद रहे आपको, कौन सा है? एलिएसी रजनीगंधा का एक फैमिली है। भारत में उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान है किसका? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? आलू की, कशावा की, पत्ता गोभी की, या प्याज की? तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो वो किसकी है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। जी हाँ, आंसर एकदम सही होना चाहिए आपका, और आंसर सही होगा इसका आलू। आलू की प्रोडक्टिविटी बराबर इनमें से किसी की इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है। सफ़ेद मूसली में कौन सा एल्कोलेट पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सफ़ेद मूसली में कौन सा एल्कोलेट्स पाया जाता है? सेपोनिन, सेनोसाइड, सर्पेंटाइन, या एलोइन? तो बच्चों सफ़ेद मूसली में जो एल्कोलेट पाया जाता है वो पाया जाता है आपका सेपोनिन। सेपोनिन तत्व आपकी सफ़ेद मूसली में ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बच्चों नेक्स्ट है आपका, कैंडी में TSS होता है, कितना होता है? 65, 68, 70 या 75? तो कैंडी में जो TSS होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, वो कितना होता है आपका? 65। क्यूरिंग किस में की जाती है? वैसे क्यूरिंग मुख्यतः जो की जाती है वो आपकी किस में की जाती है? तंबाकू में की जाती है, लेकिन क्यूरिंग आपकी और भी की जाती है। तो किस में की जाती है? आम, सेब, आलू, प्याज, डी टमाटर। तो बच्चों क्यूरिंग याद रखें, आलू किस में की जाती है? आलू प्याज में भी क्यूरिंग कर ली जाती है। आगे बात करें बच्चों, हम लोग चटनी का परिरक्षण किया जाता है किसके द्वारा? नमक के द्वारा, चीनी के द्वारा, सिरका के द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा? सब लोग जानते हैं चटनी का जो परिरक्षण किया जाता है वो हम लोग नमक से, चीनी, सिरका किसी से भी कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। मोस्टली अगर पूछे तो चीनी से भी हम मोस्टली अगर बात करें तो, है ना। अगर वैसे तो हम सबसे हम चटनी में कुछ भी सब चीज़ डाल सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट, हम आगे नेक्स्ट प्रश्नों की। कुछ और क्वेश्चन आप एनिमल से देख लीजिए। हे में नमी का परसेंट कितना होता है बच्चों? तो हे में जो नमी की मात्रा पाई जाती है बच्चों वो कितनी होती है? 30 से 35%, 25 से 30%, 55 से 60%, या 15 से 20%? तो बच्चों हे में जो मॉइस्चर परसेंट होता है वो कितना होता है आपको बताना है। तो ध्यान रहे, हे में जो मॉइस्चर होती है वो होती है 15 से 20%। कितनी होती है? 15 से 20% नमी पाई जाती है हे में। साइलेज बनाने में कितने दिन लगते हैं? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, या 120 दिन? ध्यान रहे, साइलेज बनाने के लिए लगभग जो दिनों की आवश्यकता होती है वो होती है 90 दिन। 90 दिन में आपकी साइलेज बन करके तैयार हो जाती है। ऊँट की सर्रा बीमारी किसके कारण होती है बच्चों? कवक, जीवाणु, विषाणु, या प्रोटोजोआ? तो बच्चों ऊँट में एक खतरनाक बीमारी है सर्रा, और यह बीमारी आपकी किसके कारण होती है? ध्यान रहे, प्रोटोजोआ के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण ये सर्रा बीमारी होती है। सबसे खतरनाक बीमारी है ऊँट की। गिल्टी बीमारी किसके कारण होती है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए गिल्टी किस रोग को कहते हैं। तो बच्चों याद रहे, आपका गिल्टी बाद में बताऊंगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए। बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लस्ट्रिडियम सोवेआई, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, और पास्चुरेला बोबेलिसेप्टिका। तो बच्चों आपको मैं सब बताता हूँ। ये आपका बोबेलिसेप्टिका भैंस में गलघोंटू है, बोविसेप्टिका गाय में आपका क्या है? गलघोंटू है, और क्लस्ट्रिडियम एक लंगड़ी का है। और बच्चों गिल्टी रोग किसे बोलते हैं? ध्यान रखें, एंथ्रेक्स को बोलते हैं। तो एंथ्रेक्स रोग का जो कारण है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, चलिए। GTB का टीका कौन से रोग के उपचार में लगाया जाता है? पशु प्लेग रोग में, फिडकियक रोग में, दुग्ध ज्वर में, या खुरपका मुंहपका रोग में? तो बच्चों GTB का जो टीका है या GTB की वैक्सीन है वो कौन से रोग में लगाते हैं? सबको पता है, इस रोग का उन्मूलन कर दिया गया है हमारे देश में, और वो रोग है आपका पशु प्लेग। तो ये रोग आपका वायरस से होता है, मोरबिली वायरस से ये आपका रोग पशु प्लेग होता है। ये आप चीज़ ज़रूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बकरियों में कमर का धनुष की तरह मुड़ जाना कौन से रोग का लक्षण है? जी हाँ, बकरियों की जो कमर होती है धनुष की तरह मुड़ जाती है, ये कौन से रोग का लक्षण है? ये आपको ही बताना है बच्चों। ये है पशु प्लेग रोग, बी है फिडकिया रोग,
सी है दूध दुग्ध ज्वर और डी है खुरपका मुँह पका। तो याद रहे बकरी में कमर का धनुष की तरह मुड़ जाना ये आपका फिड़क या रोग के कारण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बच्चों आगे। निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र का खरपतवार नहीं है? जी इनमें से कौन सा ऐसा खरपतवार है जो कृषि क्षेत्र का नहीं है, मतलब आपकी फसलों में नहीं होता है? नंबर ए है बच्चों आपका ब्याजी, ये तो होता है। बी है सेंजी, सी है जबासा और डी है खरतुआ। तो सब लोग जानते हैं इनमें से एक ऐसा खरपतवार है जो कि फसलों में नहीं होता, ये जबासा। जबासा आपकी फसलों में नहीं होता, बाकी जितनी भी खरपतवार हैं आपके खेत में हो जाते हैं। आगे बात करें हम लोग IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? जी हाँ बच्चों, तो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था आपको ही बताना है बच्चों। 1905, 1911, 1936 और 1958। तो IARI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था? 1958 में। 1958 में हमारा IARI क्या बन गया था? डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया था। स्थापना इसकी 1905 में हुई थी और ये आपका पूसा बिहार में था, फिर इसको ट्रांसफ़र करके 1936 में दिल्ली में ला गया था। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया गया था। जी हाँ बच्चों, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो आपका दाल वर्ष घोषित किया गया था वो कौन सा वर्ष घोषित किया था? 2016, 2005, 2017, 2018, 15 है सॉरी, 2017 और 2018। तो याद रहे इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस जो घोषित किया था वो 2016 घोषित कर दिया गया था। बच्चों नेक्स्ट है आपका ये मसालों होना चाहिए। मसालों के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है, तो मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान। तो याद रहे मसालों का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो केरल राज्य में होता है, सेकंड राजस्थान का नंबर आता है और अब की बार हाईएस्ट प्रोडक्शन आपका आंध्र प्रदेश में हुआ है। आम की वर्ष में 3 बार फलन लेने वाली किस्म कौन सी है? आम की वर्ष में 3 बार फल देने वाली वैरायटी कौन सी है? अल्फांजो, आम्रपाली, निरंजन या सदाबहार। तो याद रहे आम की वर्ष में 3 बार फल देने वाली जो आम की वैरायटी है बच्चों वो है आपकी निरंजन। कौन सी है? निरंजन। 3 बार फल देती है, वर्ष में 3 बार फल देती है। गरीब की रोटी कौन से अनाज को कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। गरीब का अनाज तो सब लोग जानते हैं कि बाजरा को कहते हैं गरीब का अनाज, तो लेकिन गरीब की रोटी की बात करें तो गरीब की रोटी ज्वार को कहा जाता है, विशेष याद रखेंगे। ऑपरेशन खिचड़ा कार्यक्रम की शुरुआत किस सन में की गई थी? 1951, 1991, 1997, 2014। तो ऑपरेशन खिचड़ा जो कार्यक्रम है ये आपका रिलेटेड एक पेड़ से है और इसको 1997 में इस कार्यक्रम की शुरुआत कर ली गई थी। थार समृद्धि किस्म किसकी है? ध्यान रखना थार समृद्धि किस्म एक लौकी की महत्वपूर्ण वैरायटी है। आगे बात करें हम लोग भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु है। बहुत अच्छा प्रश्न है। भूपपड़ी का मतलब होता है हमारी जो मिट्टी होती है, मिट्टी में सर्वाधिक जो पाए जाने वाली धातु है, मेटल है, मतलब ऊपर की जो मिट्टी होती है उसकी बात करें। ऐसा नहीं कि नीचे चले जाओगे, नहीं, ऊपर वाली मिट्टी में सब सर्वाधिक पाए जाने वाली कौन सा मेटल है, कौन सी धातु है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, जब धातु की बात कर रहे हैं ना तो धातु होती है बच्चों सिलिकॉन, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। लेकिन अगर धातु की जगह ये पूछा जाता है कि भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तत्व की बात आती है, तत्व होता है ऑक्सीजन। ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। बात करते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है आपका मृदा के किस संस्तर में पूर्णतः अपघटित पदार्थ पाया जाता है? मतलब पूर्णतः सड़ा हुआ पदार्थ, आपका पूरी तरह डिकम्पोज पदार्थ कौन से संस्तर में? आपको पता है कि 5 संस्तर होते हैं, जिसमें से किसमें अपघटित पदार्थ पाया जाता है बताइए आप पूर्णतः? ये है बी संस्तर, बी है ए संस्तर, सी है सी संस्तर और डी है आर संस्तर। तो मृदा का बच्चों जो संस्तर होता है ये ए ओरिजिन आपका, हे ओरिजिन में पूर्णतः अपघटित पदार्थ या डिकम्पोजिट आपका मैटर पाया जाता है। यूएसडीए के अनुसार मृदा कणाकार को कितने भागों में बांटा गया है? यूएसडीए के अनुसार, तो ध्यान रहे यूएसडी के अनुसार मृदा कणाकार को या सॉइल स्ट्रक्चर को कितने भागों में बांटा गया है? सब जानते हैं 3 भागों में बांटा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों अस्थायी मुरझान बिंदु का मान वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो अस्थायी में जो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होता है उसका वायुमंडलीय दाब कितना होता है ये आपको ही बताना है। -31, -15, -60 या -1/3 या -0.33 बोल सकते हैं। तो बच्चों अस्थायी मुरझान बिंदु का मान जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है वो सब लोग जानते हैं -15 होता है। कितना होता है? -15। इस पर पौधा पूरी तरीके से मुरझा जाता है।
ठीक है ना। और जैसे ही पानी मिलता है तो वैसा का वैसा हो जाता है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है किसमें? मोलिसोल, एंडिसोल, एरेडिसोल या बटिसोल। तो बच्चों सर्वाधिक ऑर्गेनिक मैटर्स की जो मात्रा, आपके जो ऑर्डर की बात करें, मिट्टी का ऑर्डर है, और मिट्टी के ऑर्डर में यानी मोलिसोल जो ऑर्डर है इसमें सबसे ज़्यादा आपकी क्या पाई जाती है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, ऑर्गेनिक मैटर्स की मात्रा पाई जाती है। बच्चों नेक्स्ट है, अम्लीय मृदाओं में प्रधानता होते हैं, मतलब अम्लीय मृदाओं में क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज या उपयुक्त सभी। तो बच्चों अम्लीय मृदाओं में सबसे ज़्यादा नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या क्या पाया, तो ये तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। याद रहे अम्लीय मृदाओं में मुख्यतः एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज ये तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। अम्लीय मृदा क्या होती है? सब लोग जानते होंगे, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है और इन चीज़ों की प्रधानता रहती है, उस मिट्टी को हम अम्लीय मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट, नर्सरी में पौधों का श्रेणीकरण किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है? नर्सरी में पौधों का श्रेणीकरण उम्र के आधार पर, पत्तियों की संख्या के आधार पर, तने की लंबाई व मोटाई के आधार पर, और डी है उपरोक्त सभी के आधार पर। तो याद रखें नर्सरी में पौधों का जो ग्रेडिंग की जाती है वो की जाती है तने की लंबाई व मोटाई के आधार पर। किस पर? लंबाई व मोटाई के आधार पर, तने की। नेक्स्ट, डोलोमाइट अम्लीय मृदा सुधारक का कैल्साइट तुल्यांक की उदासीन मान कितना होता है? तो डोलोमाइट अम्लीय मृदा सुधारक का कैल्साइट तुल्यांक की मान जो होता है 136, 108.7, 179 या 86। तो बच्चों याद रखें डोलोमाइट अम्लीय मृदा सुधारक का कैल्साइट तुल्यांक की जो उदासीन मान होता है बच्चों वो होता है 108.7। कितना होता है? 108.7। नेक्स्ट है, रेनगन में वायु दाब कितना होता है? तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, रेनगन में वायु दाब मात्रा 2 से 7.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1230 मिलीमीटर, 1140 मिलीमीटर, 1187 मिलीमीटर और 1194 मिलीमीटर। तो याद रखें जो एवरेज रेनफॉल है इंडिया की वो है 1194 मिलीमीटर, लगभग 1200। नेशनल सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड बना था, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेशनल सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड कब बना था? 1971 में, 1968 में, 2005 में और 1954 में। तो याद रहे नेशनल सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड जो बना था ना आपका राष्ट्रीय बीज आपका प्रमाणित जो मानक था वो कब बना था? वो ध्यान रहे आपको 1971 में बना दिया गया था। कब बना था? 1971 में। निम्नलिखित में से C4 पौधा नहीं है, कौन सा? ज्वार, मक्का, नेपियर घास और गेहूँ। तो बच्चों निम्नलिखित में से C4 पौधा नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपको पता है? गेहूँ आपका C4 पौधा नहीं है, ये C3 पौधा है। कौन सा है? C3 पौधा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट FSSAI बना था, तो कब बना था? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में, 1954 में, 1955 में या 1968 में। तो बच्चों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो बना था वो बच्चों बना था आपका 2006 में। कब बना था? 2006 में। नेक्स्ट है, धान की सीड ड्रिल द्वारा बीज द्वारा प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए, बीज दर कितनी होनी चाहिए आपको बताना है धान की, जब आप सीड ड्रिल से बोलते हैं। 60 किलोग्राम, बी है 100 किलोग्राम, सी है 20 किलोग्राम और डी है 30 से 40 किलोग्राम। तो बच्चों धान की सीड ड्रिल द्वारा बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? ध्यान रहे 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितने किलोग्राम? 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और वैसे हम जनरल बोलते हैं अगर छिड़क करके तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट है, आलू की सीड प्लॉट टेक्निक किसने विकसित की थी? जी हाँ बच्चों, आलू की सीड प्लॉट टेक्निक SPT बोलते हैं, डॉक्टर रामानुजन ने, डॉक्टर पुष्कर नाथ, डॉक्टर BP पाल और डॉक्टर खेरा। तो बच्चों याद रखना सीड प्लॉट टेक्निक जो विकसित की थी वो थी आपकी डॉक्टर पुष्कर नाथ ने। ठीक है ना, विशेष याद रखें आलू की सीड प्लॉट टेक्निक। मटर की चूर्णी फफूंद की प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? जी हाँ बच्चों, जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है मटर में लगता है और इसकी प्रतिरोधी जो वैरायटी है वो कौन सी है आपको ही बताना है। अर्पणी लिखा है, अर्का अजीत, बॉर्नविले या आर्केल। तो मटर की आपकी पाउडरी मिल्ड्यू की रोग प्रतिरोधी जो वैरायटी है वो है आपकी अर्का अजीत। ठीक है ना, ये आपकी महत्वपूर्ण वैरायटी है। चलिए ये आपका कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। बच्चों ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, बाकी जो प्रश्न हैं कल नेक्स्ट वीडियो में हम लाके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।
चलिए बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बाकी पीएटी की तैयारी आप लोग करते रहें, चाहे आप एमपीपीटी की तैयारी आप बेहतरीन तरीके करते रहें, आपको करना ही है क्योंकि एग्जाम होगा लेट कितना भी हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।